जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है, वो स्ट्रोक की डिज़ीज़ मैनेजमेंट के बारे में है कि स्ट्रोक या फ़ॉलेज को हम किस तरह से फार्माकोलॉजिकली मैनेज कर सकते हैं। स्ट्रोक या फ़ॉलेज एक बहुत आम बीमारी है जिसकी अगर हम डेफ़िनेशन करना चाहें तो ब्रेन के स्पेसिफ़िक सेल्स में ब्लड सप्लाई का इंटरप्ट हो जाना स्ट्रोक कहलाता है। काफ़ी सारी इसकी वजूहात हैं जो आगे जाके हम देखेंगे, लेकिन ब्रेन के स्पेसिफिक एरिया में ब्लड सप्लाई के इंटरप्ट होने की वजह से उस एरिया के सेल्स की डेथ हो जाना स्ट्रोक या फलिज कहलाता है। एक चीज़ जो हमें याद रखनी है कि स्ट्रोक और पाल्सी में या फालिज और लकवा में एक फ़र्क है। जनरल पब्लिक इस चीज़ को नहीं समझ पाती है और बाज़ दफ़ा हमारे प्रोफ़ेशनल्स जो यंग प्रोफ़ेशनल्स हैं, वो भी इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं। तो आप पहले ये देखें कि आया जो पेशेंट है, उसको स्ट्रोक का अटैक हुआ है या वो पाल्सी का पेशेंट है। पाल्सी को आम ज़बान में हम लकवा कहते हैं, फेशियल पाल्सी भी आप इसको कह सकते हैं और स्ट्रोक को फालिज कहते हैं। स्ट्रोक चूँकि जो मैंने बात की कि इसमें ब्लड सप्लाई रप्चर होती है, ब्लड सप्लाई इंटरप्ट होती है, जबकि पाल्सी जो है ये इट इज़ अ डिसऑर्डर ऑफ नर्व्स, ये नसों की बीमारी है, नर्व्स इन्फ्लेमेशन की डिजीज़ है, तो पैथोजेनेसिस में फ़र्क है। दूसरा आपके जो पाल्सी के सिम्पटम्स होते हैं फेशियल पाल्सी के, वो आपके फेस के ऊपर अपीयर होते हैं। जबकि आपकी स्ट्रोक चूँकि उसमें ब्रेन सेल्स इफ़ेक्ट हो रहे हैं, तो वो पूरे बॉडी के आपके सिम्पटम्स अपीयर हो रहे होते हैं। तीसरे नंबर पे पाल्सी की जो ट्रीटमेंट है, चूँकि उसकी कॉज़ डिफरेंट है, तो उसकी ट्रीटमेंट हम टारगेट करते हैं नर्व्स इन्फ्लेमेशन को, न्यूरॉन्स की इन्फ्लेमेशन को हम टारगेट करते हैं, जबकि स्ट्रोक की चूँकि ब्लड सप्लाई इंटरप्ट हो चुकी है, तो यहाँ पे जो हमारा गोल ऑफ ट्रीटमेंट है, वो टू रिहैबिलिटेट या टू रिवर्स द ब्लड सप्लाई। तो दोनों की ट्रीटमेंट में, दोनों के कॉज़ में डिफरेंसेस हैं, इसलिए पहले हमें ये देखना पड़ेगा, क्या या जो पेशेंट है, वो स्ट्रोक का पेशेंट है या पाल्सी का पेशेंट है। स्ट्रोक को डायग्नोज़ करने के या असेस करने के प्रिलिमिनरी असेसमेंट करने के लिए जो क्राइटेरिया यूज़ किया जाता है दैट इज़ अ फास्ट क्राइटेरिया। फास्ट क्राइटेरिया में एफ स्टैंड्स फॉर फेस ड्रूपिंग्स कि आपकी फेस की शेप चेंज हो जाती है। अगर आपका एफ पॉजिटिव है तो फिर आप नेक्स्ट ए की तरफ जाएँ। आर्म वीकनेस मीन्स आपके राइट साइडेड या लेफ्ट साइडेड पे वीकनेस हो जाती है, जो आप इस तरह से असेस कर सकते हैं कि पेशेंट को आप पूछें कि आप हाथ अपना उठाएँ, शोल्डर से ऊपर, सर से ऊपर, तो वो उसको नहीं उठा पाता। अगर ए भी पॉजिटिव है तो फिर आप एस की तरफ जाएँ। एस मीन्स स्पीच डिफिकल्टी के पेशेंट से अगर आप कोई बात करते हैं, उसका नाम पूछते हैं, तो वो उसका आंसर आपको ऐसे देगा जो आपको समझ में नहीं आएगा। So if F, A and S stands positive, then at the end time to call आपको फिर टाइम कॉल करनी पड़ेगी बिकॉज फास्ट क्राइटेरिया के पॉजिटिव होने के बाद अगर स्ट्रोक के चांसेस हैं तो आप वेट नहीं कर सकते हैं। जिस तरह से हम हार्ट अटैक के पेशेंट में या माइकार्डियल इंफार्क्शन के पेशेंट में वेट नहीं करते हैं, आप हम उसको इमरजेंसी डिपार्टमेंट में रेफर करते हैं ताकि उसका जल्द अज जल्द इमरजेंसी प्रोटोकॉल फॉलो किया जा सके, बिल्कुल ऐसे ही स्ट्रोक के केस में भी आप वेट नहीं कर सकते हैं। वेट के साथ आप पेशेंट की कंडीशन को और ज़्यादा डिटेरियोरेट करते हैं। ये एक एमआरआई रिपोर्ट है स्ट्रोक के पेशेंट की और यहाँ से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि जो व्हाइटिश एरिया है इट शोज़ दैट एरिया जो स्ट्रोक से अफेक्टेड है। तो 5 घंटे के बाद, 13 घंटे के बाद, 1 दिन के बाद और 2 दिन के बाद उस एरिया के साइज़ में फ़र्क आ रहा है। इट मीन्स जितना आप ज़्यादा वेट करेंगे, जितना आप इंतज़ार करेंगे पेशेंट को इमरजेंसी डिपार्टमेंट में लेके जाने के लिए, उतना ही हमारे लिए मुश्किल होगा कि हम पेशेंट की कंडीशन को रिवर्स कर सकें या उसको मैनेज कर सकें। सिम्पटम्स स्ट्रोक की सिम्पटम्स डिपेंड करती हैं उस एरिया पे जो अफेक्टेड है। लेकिन जनरलाइज़ सिम्पटम्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल स्पीकिंग इश्यूज़ आते हैं, लेफ्ट साइडेड या राइट साइडेड में नंबनेस या पैरालिसिस हो जाती है, आईज़ में वीकनेस आती है, हेडेक, वर्टिगो, चक्कर आना एक्सेट्रा। ये कुछ ऐसी सिम्पटम्स हैं जो तकरीबन हर पेशेंट को आ सकती हैं। स्ट्रोक की टाइप्स को समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बिकॉज़ अकॉर्डिंग टू द टाइप्स हम इसकी डिज़ीज़ मैनेजमेंट को फॉलो करते हैं। 3 मेन टाइप्स हैं, इस्केमिक स्ट्रोक है और हेमोरेजिक स्ट्रोक है और एक थर्ड टाइप भी जिसको टीआईए कहते हैं या ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक कहा जाता है। बाज़ दफ़ा इसको मिनी स्ट्रोक भी कहते हैं।
इस्केमिक स्ट्रोक है, चूँकि नाम से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें आपकी ब्लड सप्लाई एक स्पेसिफिक एरिया ऑफ द ब्रेन में कम हो गई है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ अ क्लॉट। क्लॉट के बनने की वजह से ब्रेन के कुछ एरियाज़ में, सेल्स में ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, वो ब्रेन सेल्स अपना काम नहीं करते, उसके वजह से जनरलाइज़ सिम्पटम्स अपीयर होते हैं। हेमर्जिक स्ट्रोक अगर आप देखें तो इसमें हैमरेज यानी आपकी ब्लड कैपिलरीज जो आपके ब्रेन में मौजूद हैं, वो रप्चर हो जाती हैं और रप्चर होने की वजह से ब्लड सप्लाई इंटरप्ट होती है, तो दैट स्पेसिफिक टाइप ऑफ स्ट्रोक इज नोन एज हेमर्जिक स्ट्रोक। टीआईए ट्रांजिट इस्केमिक अटैक, इट इज अ टाइप ऑफ बेसिकली इस्केमिक स्ट्रोक जिसमें आपका जो स्ट्रोक की ड्यूरेशन है वो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होती है, इसीलिए इसको मिनी स्ट्रोक भी कहते हैं। यूजुअली विदाउट एनी इंटरवेंशन, विदाउट एनी डिजीज मैनेजमेंट, वो दोबारा से पेशेंट रिवर्स हो सकता है, रिवर्स हो जाता है। तो मेन अगर हम बात करें तो दो ही टाइप्स हैं, एक इस्केमिक स्ट्रोक है विच इज ड्यू टू द interruption in blood supply due to formation of a clot within the blood capillaries, और hemorrhagic stroke में interruption of the blood supply due to the rupturing of blood capillaries within the brain। फार्माकोथेरेपी की अगर हम देखें तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि पेशेंट क्या स्ट्रोक का पेशेंट है। फिर हमें ये देखना है कि वो स्ट्रोक किस टाइप से अफेक्टेड है, हेमोरेजिक स्ट्रोक का पेशेंट है या इस्केमिक स्ट्रोक का पेशेंट है, ताकि हम उसके अकॉर्डिंग हम ट्रीटमेंट को डिज़ाइन कर सकें। कुछ मेडिकेशंस ऐसी हैं जो आप इस्केमिक स्ट्रोक में दे सकते हैं, लेकिन वो हेमोरेजिक स्ट्रोक में कंट्राइंडिकेटेड है। और इसी तरह से कुछ मेडिसिन को आप हेमोरेजिक स्ट्रोक में दे सकते हैं और वो इस्कीमिक स्ट्रोक में कंट्राइंडिकेटेड हैं। तो पहले ये अंदाज़ा लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आया पेशेंट हेमोरेजिक स्ट्रोक का है या इस्कीमिक स्ट्रोक का है, और उसके बाद आप आगे जो उसकी फार्माकोथेरेपी प्लान्स है उसको डिसाइड करते हैं। इस्केमिक स्ट्रोक की अगर हम बात करें तो इसका कॉज चूंकि मैंने बताया कि क्लॉट है और क्लॉट की वजह से आपकी ब्लड सप्लाई इंटरप्ट हो रही है, तो आपका टारगेट है कि उस क्लॉट को किसी तरीके से डिसॉल्व या रिमूव किया जा सके ताकि ब्लड सप्लाई को हम रिवर्स कर सकें। इसके लिए जो ड्रग्स यूज होती हैं, इंट्रावीनस थ्रोम्बोलाइटिक्स यूज होते हैं, जिनको फार्माकोलॉजिकल क्लास, जिनको टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर्स भी कहते हैं। एग्जांपल इसकी टेनेक्टोप्लेज है। ये आप जितना टाइम ज़्यादा लेट करेंगे उतना इनका इफ़ेक्ट कम होगा। तो शुरू के 3 से 6 घंटे के अंदर इनको एडमिनिस्ट्रेट करना चाहिए ताकि ये क्लॉट पॉइंट पे जाके उसको डिसॉल्व कर सकें। यही मेडिकेशंस, इसी तरह की मेडिकेशंस और इसी तरह का मैकेनिज़्म हम मायोकार्डियल इंफार्क्शन या हार्ट अटैक के केस में भी फॉलो करते हैं, और ऐसी ही मेडिसिन्स और ऐसा ही प्रोटोकॉल वहाँ पे भी देखा जाता है, बिकॉज़ इस्केमिक स्ट्रोक का जो पैथोजेनेसिस है और मायोकार्डियल इंफार्क्शन की पैथोजेनेसिस जो है, इनकी इमरजेंसी ट्रीटमेंट मैच करती है, बिकॉज़ इनकी पैथोफिजियोलॉजी मैच करती है। सेकंड एक सर्जिकल इंटरवेंशन है जिसमें आप कैथेटराइजेशन से या आप एक स्पेसिफिक एरिया से कैथेटर डाल के वहाँ पे जहाँ पे क्लॉट बन चुका है उसको रिमूव करने की कोशिश करते हैं, तो इट इज़ अ सर्जिकल प्रोसीजर। इसी तरह से एंटी प्लेटलेट ड्रग्स या एंटी कोगुलेंट ड्रग्स भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इनको हम मैनेजमेंट थेरेपी में यूज़ करते हैं कि पेशेंट को फ्यूचर में स्ट्रोक का अटैक ना होने पाए, उसके लिए फिर हम ये मेडिकेशंस यूज़ कर सकते हैं। और ये डिपेंड करती है कि इस्केमिक स्ट्रोक का कॉज़ क्या है। उसकी कॉज़ के बेस पर हम मेंटेनेंस मेडिकेशन को डिसाइड करते हैं। तो आईवी थ्रोम्बोलाइटिक्स और एंडोवास्कुलर थ्रोम्बोक्टोमी, ये आपके इमरजेंसी केसेस में या एक्यूट केसेस में यूज़ किए जाते हैं, जबकि एंटी प्लेटलेट ड्रग्स फॉर एग्जांपल एस्प्रिन है या एंटी कोगुलेंट ड्रग्स फॉर एग्जांपल वारफरीन है, इनको मेंटेनेंस मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दोनों का एट द एंड एंटी प्लेटलेट ड्रग्स हैं या एंटी कोगुलेंट ड्रग्स हैं, ये ब्लड थिनिंग इफेक्ट है, लेकिन इनके नाम इस वजह से डिफरेंट हैं कि एंटी प्लेटलेट ड्रग्स प्लेटलेट एग्रीगेशन को इनहिबिट करती हैं, जबकि एंटी कोगुलेंट ड्रग्स क्लॉटिंग फैक्टर्स को इनहिबिट करती हैं। तो दोनों के चूंकि मैकेनिज्म में फ़र्क है, इस वजह से दोनों के नेम्स डिफरेंट हैं। हेमर्जिक स्ट्रोक की अगर हम बात करें तो चूंकि मैंने बताया कि हेमर्जिक स्ट्रोक में आपकी ब्लड सप्लाई, ब्लड कैपिलरीज रप्चर हो जाती हैं, तो इसका ट्रीटमेंट आपने वो जो ब्लड कैपिलरीज रप्चर हो चुकी हैं और ब्लड फ्लो हो रहा है तो उसको आपने स्टॉप करना है। अब हेमर्जिक स्ट्रोक का जो मेन कॉज है वो आपके पास हाई ब्लड प्रेशर है। ब्लड प्रेशर के शूट करने की वजह से आपके ब्लड कैपिलरीज के रप्चर होने का खतरा होता है। तो अगर आपका हाई ब्लड प्रेशर उसका कॉज है तो सबसे पहले आप उसके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने की कोशिश करें, उसको नीचे लेकर आए। कुछ मेडिसिन हैं जैसे बीटा ब्लॉकर्स हैं, एसीईआईस हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स है, उसको नीचे करें।
इसी तरह से अब चूँकि ब्लड फ्लो हो रहा है तो एंटीफिब्रिनोलाइटिक्स जिसको आप कोगनेट्स भी कहते हैं, ट्रांज़ेमिक एसिड आप यूज़ कर सकते हैं। अब इस्केमिक स्ट्रोक में अगर आप देखें तो वहाँ पे हम एंटीकोगुलेंट्स यूज़ कर रहे थे, अपोज़िट। यहाँ पे हम कोगुलेंट्स यूज़ कर रहे हैं, तो इस वजह से मेडिकेशंस अपोज़िट इफ़ेक्ट में यूज़ करती हैं। इसी वजह से हमें सबसे पहले ये देखना पड़ता है कि आया पेशेंट हेमोरेजिक स्ट्रोक का पेशेंट है या इस्केमिक स्ट्रोक का पेशेंट है। तो सेकंड जो ड्रग्स हैं वो ट्रांज़ेमिक एसिड हैं, कोगुलेंट्स हैं, ब्लड सप्लाई जो ब्लड फ्लो है उसको स्टॉप करने के लिए सर्जरी भी आप हो परफॉर्म की जा सकती है, अगर ऐसा कोई केस है जो मेडिसिन से कंट्रोल ना हो रहा हो। इसके अलावा जो हेमर्जिक स्ट्रोक हैं या इस्केमिक स्ट्रोक भी हैं, इनकी वजह से काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। अगर आप उसको ब्लड सप्लाई को रिवर्स ना कर पाए या मैनेज ना कर पाए तो उसकी वजह से पेशेंट को फ्यूचर में जाकर या इमरजेंसी डिपार्टमेंट में ही उसको सीज़र के अटैक्स आ सकते हैं और उसके अलावा बाकी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, तो आपने पेशेंट को मॉनिटरिंग करनी है कॉम्प्लिकेशंस के लिए भी कि खुदा ना खास्ता अगर कॉम्प्लिकेशंस अपीयर हो रही हैं, तो स्ट्रोक के साथ-साथ आप उन कॉम्प्लिकेशंस को भी मैनेज करते हैं। हेमरेजिक स्ट्रोक का एक मेन कॉज़ मैंने हाई ब्लड प्रेशर बताया, उसके अलावा ट्रॉमा भी इसका एक मेन कॉज़ है कि एक्सीडेंट वगैरह में या अगर कोई ऐसा ट्रॉमेटिक कंडीशन आ गई है जिसकी वजह से दिमाग पे चोट लगी है, तो उससे भी हेमरेजिक स्ट्रोक के केसेस काफ़ी सारे आते हैं। नॉन फार्माकोलॉजिकल प्रिवेंशन ऑफ स्ट्रोक की अगर हम बात करें तो वो भी हमें पेशेंट को काउंसलिंग करनी चाहिए, कम्युनिटी को काउंसलिंग करनी चाहिए, जनरल पब्लिक को काउंसलिंग करनी चाहिए ताकि वो इन चीज़ों की वजह से खुद अपने आप को प्रिवेंट कर सके। हेल्दी डाइट को मेंटेन करें, चूँकि हमने बात की है कि हेमरेजिक स्ट्रोक का कॉज़ या इस्केमिक स्ट्रोक का मेन कॉज़ आपके पास हाई ब्लड प्रेशर है, कार्डिक इश्यूज़ हैं, हाई कोलेस्ट्रॉल है, तो आप अपने डाइट प्लान को इस तरह से मैनेज करें कि जिसमें आप इस तरह की चीज़ें आप रखें जो आगे आपके लिए मसाइल ना क्रिएट करें। एक्सरसाइज़ करनी चाहिए, 1 वीक में 150 मिनट्स जो है वो एक लाइट एक्सरसाइज हमें पेशेंट को देखनी चाहिए बिकॉज़ एक्सरसाइज की वजह से जो कोलेस्ट्रॉल लेवल, ब्लड प्रेशर लेवल, डायबिटीज़, वेट कंट्रोल रहता है और उसकी वजह से स्ट्रोक के होने का खतरा कम होता है। स्मोकिंग एक बहुत बड़ा कॉज़ है हाई ब्लड प्रेशर का और कार्डिक इश्यूज़ का, चूँकि ये वेज़ोकंस्ट्रिक्शंस कॉज़ करते हैं तो उसकी वजह से आगे स्ट्रोक के होने का खतरा होता है, तो आप स्मोकिंग को भी क्विट करवाएँ पेशेंट के लिए। क्रोनिक हेल्थ कंडीशन चूँकि हमने बात की है कि डायबिटीज़ मेलाइटिस है, हाई ब्लड प्रेशर है, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल है, इनको आप मैनेज करें प्रॉपर मेडिकेशंस के साथ बिकॉज़ ये आगे जाकर स्ट्रोक का बायस बन सकती हैं। स्ट्रेस है या एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन इस तरह के जो हमारे कम्युनिटी में मसाइल हैं, उनकी वजह से भी स्ट्रोक के अटैक्स आ सकते हैं, ब्लड प्रेशर इश्यूज़ आ सकते हैं और आगे जाके वो स्ट्रोक में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो आप स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर भी बात करें, स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर भी पेशेंट को काउंसलिंग करें। थैंक यू।